तो ये हमारा BESC 134 एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस ये सब्जेक्ट है, इसको हम कंटिन्यू करते हैं। इसमें हमने कुछ अभी तक यूनिट 1 को कवर किया था, एजुकेशन एज ए एरिया ऑफ प्रैक्टिस। सेकेंड यूनिट है प्रैक्टिसिंग एंड डिसेमिनेटिंग एजुकेशन इनोवेशंस। तो डिसेमिनेट एजुकेशन इनोवेशंस में क्या होता है, फिर प्रैक्टिसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट, ये भी हमारा एजुकेशन का पार्ट होता है, लर्निंग का पार्ट होता है। फिर एजुकेशन एंड पॉलिसीज, तो ये हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल एस्पेक्ट हम इसमें कवर करेंगे। अभी हम सिलेबस तो नहीं कर रहे हैं, हम इंपॉर्टेंट टॉपिक कर रहे हैं और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कर रहे हैं, बट उसी के बेसिस पे हमारा सब्जेक्ट भी कवर हो रहा है। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट यूनिट है वो क्या है, एजुकेशन एज ए एरिया ऑफ प्रैक्टिस। ऑब्जेक्टिव्स इसमें हमने ये सारी चीजें हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस वगैरह ये सब हमने कवर कर लिया था मॉर्निंग में। अगर आपने इससे हमारी प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है तो एक बार आप देखिए, उसमें हमने ये सारी चीजें डिस्कस करा हुआ है। What is perspective of philosophy of education? Discuss how the psychological principle translated into the educational practices. इन सब क्वेश्चंस के हमने आंसर्स प्रीवियस वीडियो में किए हुए हैं, और आप जो अभी हम क्वेश्चंस आपको शो कर रहे हैं, आप इन क्वेश्चंस को जरूर एक बार करके जाइएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है लिस्ट डाउन सम ऑफ द इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। तो जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैं, उन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं वो आपके बताने हैं। मैं आपको एक बार शो भी कर देता हूँ। दीज आर दी सम कॉन्स्टिट्यूशन आर्टिकल, जैसे 45 है, आर्टिकल 21A है ना। तो एजुकेशन फॉर राइट टू एजुकेशन, और फिर रिलीजियस एजुकेशन, इस तरीके से सारी चीजें कवर हैं इसमें। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय करिकुलम। करिकुलम से आप क्या समझते हैं, ये क्वेश्चन हमारा 5। आगे क्वेश्चन नंबर 6 देखते तो ब्रीफली एक्सप्लेन द रोल ऑफ फाउंडेशंस ऑफ द करिकुलम। तो डेवलपमेंट के बारे में बताना था इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 है आपका। फिर देन क्वेश्चन नंबर 7 और 8 देख लीजिए एक बार। व्हाट कैन बी डन टू मेक करिकुलम ट्रांजैक्शन इफेक्टिव। तो ये क्वेश्चन नंबर 7 है। कंपेयर द ट्रेडिशनल एंड अल्टरनेटिव अप्रोच टू करिकुलम ट्रांजैक्शंस। इन दोनों को, ट्रेडिशनल और आपको अल्टरनेटिव अप्रोच, दोनों को बताना था। क्वेश्चन नंबर 7 और 8। व्हाई डू यू थिंक कंडक्टिंग रिसर्च इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन इज इम्पोर्टेंट। तो एजुकेशन के जो फील्ड के अंदर जो रिसर्च कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वो आप रिसर्च के ऑब्जेक्टिव से भी समझ सकते हैं। हाउ इज मैक्रो लेवल और रिसर्च डिफरेंट फ्रॉम माइक्रो लेवल रिसर्च, राइट। What kind of challenges do researchers face while conducting research in the field of education? ये आपने इसमें बात करनी है। ठीक है जी। तो ये हम प्रैक्टिसिंग एंड डिसेमिनेटिंग एजुकेशन इनोवेशंस, ये हमारा यूनिट 2 है। इसमें हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। यहाँ पर ओवरऑल यूनिट 2 है, इसमें आप देख सकते हैं। इसमें इंट्रोडक्शन है, अंडरस्टैंडिंग आइडिया ऑफ बेस्ट एजुकेशन प्रैक्टिस। देखो इस चैप्टर का जो पूरा है ओवरऑल प्रैक्टिसिंग इन एजुकेशन के अंदर है, तो काफी और भी चीज आएंगी। ग्लोबल इंडियन प्रैक्टिस, एक तो केसेस एनालिसिस करेंगे, तो ग्लोबल लेवल पे क्या एनालिसिस हो रहा है अपने बाहर। तो हम देखते हैं रिसर्च डेवलपमेंट पे ज्यादा फोकस होता है ना। नॉर्मल ट्रेडिशनल एजुकेशन कम करते हैं फॉरेनर्स वगैरह में, तो रिसर्च R&D जिसको हम बोलते हैं, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, R&D, तो वो उस पर ज्यादा काम हो रहा है। अब हम क्वेश्चन आंसर पे डायरेक्ट आते हैं, इस पे हम चीजें नहीं पढ़ेंगे, ये कंसेप्ट है, कंसेप्ट को अब स्किप कर रहे हैं हम। ठीक है, हम कंसेप्ट डिसेमिनेशन प्रैक्टिस, पर्पस ऑफ डिसेमिनेशन। What do you think that there are limitations of conventional practice of teaching? Discuss the main idea of innovation teaching in this context. It is based on the assumptions that the learner were like a blank slate, that is, don't have ideas of their own and have to given all knowledge in the form of information. They include the commonly used methods or strategies in education, such as lecturing or demonstration, come lecture, or providing explanations, etc., that are a one-way process. They see learning as a merge change in behavior. The innovative approaches are based on constructivism, that is based on the idea that learning is when an individual constructs his or her idea in interaction with the environment and hence is learner-centric. These approaches address various contemporary issues in the world today. What do you think by there are limitation of conventional practice of teaching? Conventional से हम क्या समझते हैं, वैसे ओवरऑल बेसिक बता देता हूँ। कन्वेंशनल होता है, ट्रेडिशनल्स को हम बोलते हैं जो हम एक रेगुलर यूज करते आ रहे हैं। एक हम जैसे भी बताया था मैंने, रिसर्च करना या इनोवेटिव आइडियाज वगैरह करना, इस पे फोकस करना, जैसे यूरोपियन बाकी कंट्रीज में होता है। और कन्वेंशनल प्रैक्टिस ऑफ टीचिंग क्या होता है, बेसिकली हम यहाँ पे लर्निंग के एस्पेक्ट से नहीं, टीचिंग के एस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। तो टीचिंग का जो प्रैक्टिसिंग है, हम सब्जेक्ट हमारे इसका नाम क्या है,
एजुकेशन एज ए प्रैक्टिस, अब प्रैक्टिस में कैसे इसको हम कवर करेंगे, तो उसकी लिमिटेशंस को आपने अच्छे से कवर कर लिया। क्वेश्चन नंबर 2 हम देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में है डिस्कस द टीचिंग स्ट्रेटेजीज, टीचिंग की क्या क्या स्ट्रेटेजीज है उसको डिस्कस करना है, दैट यू थिंक आर अप्रोप्रिएट फॉर द चाइल्ड सेंट्रिक। चाइल्ड सेंट्रिक का मतलब क्या होता है, चाइल्ड पे सेंट्रिक होते हुए एजुकेशन, चाइल्ड सेंट्रिक एजुकेशन। सपोर्ट योर आंसर विद 2 इंस्टेंट एग्जांपल के साथ आपको इसको बताना है। यस, इसका आंसर एक बार। Two strategies are understanding of inherent potentialities help the educators to understand the capabilities and needs of the child and help in planning activities accordingly, and understanding of the social context of the child helps the educators to make the content knowledge as well as the teaching learning process relevant for the child and hence more compressible, such as if a child from a rural background is given examples from urban context, like giving a situation of a flyover to calculate distance traveled in science. Yes, question number 3. How do you think that the main premise of the creative education challenges the traditional system of education? Discuss the main facts. Main facets आपको इसमें बताना था कि मेन प्रीमाइस आप क्रिएटिव एजुकेशन और जो हम ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, तो आप इन दोनों में डिफरेंस कह सकते हैं कि क्या आपको मेन प्रीमाइस लगता है कि एक तो ट्रेडिशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन में और क्रिएटिव एजुकेशन में, तो ये चीज बताना था। It is based on the premise that every learner has the potentiality to be creative all through. It may be in different domains or areas. Thus, creative education provides opportunities for learner to think independently, divergently, unconventionally, and imaginatively in the areas of their interest. क्वेश्चन नंबर 4 ये हो गया थर्ड, जल्दी जल्दी कवर करते हैं। ओके, question number 4, why do you think that the inclusion education should be one of the parameter of identifying innovative educational practices? The practices that are geared towards inclusion are considered as innovative as they are based on novel ideas that may not have been thought of before, since for more than a century many children remain excluded from the school system across the globe. Now, how do you think that the given cases of schools in Lebanon and Gabon were exemplar or innovative practices के अंदर यहाँ पे ज्यादा यूज हो रहा है? Yes. In Lebanon, an effort towards eliminating social stigma and providing all children with an inspiring environment. For this, they brought modification in their pedagogical approaches, such as the use of a multisensory approach as well as offering a variety of other learning techniques. In Gabon, education and integrating the street children in regular school involved teamwork where along with teachers, social workers, parents, and street children specialists were involved. Okay, thank you. Yes, अब हम जी क्वेश्चन नंबर 6 है आपका, एक्सप्लेन द मेन इनिशिएटिव टेकन इन द प्रोजेक्ट कॉल्ड मिक्स्ड वॉइस बाय अ स्कूल इन फ्रांस। तो ये भी बुक में ही आपका कवर है, तो मिक्स्ड वॉइस के बारे में बताना। यस। Creative writing and translation workshops for students from abroad, specifically for the children of immigrants, particularly from North Africa, with many Arabic speaking families, included explanations of literal translations, bilingual French and Arabic writing exercises based on text studied, and the reading of the original works, helped in cultural exchanges and in empowering for the students, conducting interactive learning between the mother tongue, Arabic, and French. In this, priority was given to consolidating the mother tongue and the same time analyzing some of the similarities as well as differences about the second language. Question number 7. Question number 7, taking the given cases of school in Germany and Japan. तो ये भी आपका बुक में से कवर है क्वेश्चन। टेकिंग द गिवन केसेस ऑफ स्कूल इन जर्मनी एंड जापान, डिस्कस द अनकन्वेंशनल अप्रोच ऑफ टीचिंग। एक तो कन्वेंशनल अप्रोच था और एक अनकन्वेंशनल अप्रोच था, तो ये जर्मनी एंड जापान के बारे में। यस।
Use of resources in the neighborhood, such as adopted a field near to the school for engaging students in organic farming and developing the idea of sustainable development in them, involving parents and the community members in the process. Experience-based learning, as it involves students in learning by doing and in practicing the values of sustainable development in their daily lives. An interdisciplinary approach and involving teachers from various subjects. जी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 था, अब हम क्वेश्चन नंबर 8 कर रहे हैं। जितने भी हम क्वेश्चंस कर रहे हैं, देन क्वेश्चंस के साथ हम आंसर भी पढ़ रहे हैं, और ये बहुत ज्यादा हेल्पफुल रहेगा। एक बार इसको आप मॉर्निंग में भी रिवाइज कर लीजिएगा, और एग्जाम से पहले जितना फास्ट फॉरवर्ड में हो सकता है आप इसको फास्ट में भी प्ले करके भी इसको देख सकते हैं। तो जितने भी आप क्वेश्चंस कर रहे हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। डिस्क्राइब द की फीचर्स ऑफ एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग, एबीएल इसको हम बोलते हैं। एबीएल किसको बोलते हैं हम? एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बोलते हैं। यस, एबीएल एक्टिविटी बेस्ड लर्निंग को बताना है। हाउ डू यू थिंक इट कंट्रीब्यूटेड टू एसएसए? तो इसका कंट्रीब्यूशन एसएसए में क्या रहा होगा, ये बताना है। यस, The key features are engaged children in a collection of activities such as identifying pictures of birds and animals, counting numbers, etc. The curriculum was divided into 20 milestones into various subject areas, and each milestone had such a collection of activities. Each child was expected to achieve the milestone at his or her own pace. Thus, this initiative followed a child centric approach based on the premise that each child was different and learns at his or her own pace and ability. जी, क्वेश्चन नंबर 9 है आपका। इन विच इंस्टेंस डू यू थिंक क्रिएटिव अवेयरनेस इज मेनली द पर्पस ऑफ डिसेमिनेशन इन एजुकेशन? तो आपको बताना है कि जो क्रिएटिव अवेयरनेस है, क्रिएटिंग अवेयरनेस इज मेनली द पर्पस ऑफ डिसेमिनेशन इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर डिसेमिनेशन का काम करता है जो इंस्टेंस क्रिएटिव अवेयरनेस है। तो इसका आंसर तो वेरी सिंपल है, इन विच इंस्टेंस। तो इन विच इंस्टेंस, तो इसका एक सिंगल आंसर यहाँ पे वन, इसका आंसर एक वन सेंटेंस में है। तो उसका आंसर क्या हो जाएगा? disseminations of major provisions of policies, acts और commissions। तो disseminations किसके थ्रू करना? पॉलिसीज के थ्रू, यानी कानून के द्वारा, नियमों के द्वारा, या फिर कमीशंस के थ्रू। तो फिर हम इसमें कर सकते हैं, ठीक है। तो कमीशंस, पॉलिसीज, और ये आगे का हमारे यूनिट में पढ़ेंगे भी इसको, कि पॉलिसीज के थ्रू हम कैसे एजुकेशन सिस्टम को कर सकते हैं। एक्ट तो हमें पार्लियामेंट के थ्रू जो एक्ट आते हैं, कमीशंस आते हैं, जैसे भी आपने रिसेंटली न्यू एजुकेशन पॉलिसी कंप्लीटली पूरा चीजों को ही बदल के रख देते हैं, तो ऐसी चीजें आती हैं। यस, क्वेश्चन नंबर 10। यस, अब हम क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाउ आर एक्टिव एंड पैसिव डिसेमिनेशन डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर? एक तो एक्टिव डिसेमिनेशन और एक पैसिव डिसेमिनेशन, दोनों कैसे डिफरेंट है एक दूसरे से? यस, In active dissemination, the disseminator tries to engage the stakeholders more actively in the process of dissemination through hands-on and mind-on activities, discussion, presentation, etc. Whereas in passive dissemination, the disseminator provides various sources of accessible information to the stakeholders. It involves the dissemination of information about the relevant and authentic websites, libraries, journals, magazines, government organizations, and passive dissemination.
सर आवाज नहीं आ रही आपकी। ओह सॉरी, आपने ध्यान अच्छा हुआ, थैंक यू, आपने ध्यान करा दिया। तो अभी हमने क्वेश्चन 11 कवर करना था, देन 12 करना था ना जी। एक बार 11 रिपीट कर देता हूँ, सॉरी। ठीक है, तो अभी मेरे को जो क्वेश्चन नंबर 11 में क्या है, यहाँ से कवर करना था ना, व्हेन डज द डिसेमिनेटर्स नीड टू इंगेज, ये कवर हो गया था जी। अभी बोल दीजिए बीच में, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ जी, नहीं सर शायद। हाँ ठीक है, मैं इसको कवर करता हूँ। व्हेन डज द डिसेमिनेटर्स नीड टू इंगेज डायरेक्टली विद द प्रैक्टिशनर्स इन द फील्ड ऑफ एजुकेशन, तो डिसेमिनेटर्स को प्रैक्टिशनर्स के साथ कब इंगेज होना होता है, तो उनको कब इंगेज होना होता है, जब उनको कोई भी पॉलिसीज लानी होती है या कोई आइडियाज जब करना होता है। इस when the purpose of dissemination to encourage the facilitators of stakeholder, तो स्टेक होल्डर जो भी होते हैं हमारे, टीचर्स हो गए, स्टूडेंट्स हो गए, पेरेंट्स हो गए, सोसाइटी के लोग हो गए, है ना, या स्टूडेंट पेरेंट्स टीचर्स तो हो गए, और नेशंस कोई कंट्री हो गई है ना, जो राष्ट्र वगैरह, तो इन सारे स्टेक होल्डर हैं एजुकेशन से रिलेटेड। तो जब भी कोई पर्पस इसको फुलफिल करना होता है, तो उनको भी प्रैक्टिशनर्स के साथ साथ जो डिसेमिनेटर्स होते हैं उनको भी प्रैक्टिशनर्स के साथ इंगेज होना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 देखते हैं, लिस्ट द वेरियस एक्टिविटीज ऑफ डिसेमिनेशन के अंदर कौन कौन सी एक्टिविटीज होती हैं, तो बहुत सारी अवेयरनेस की, क्रिएटिंग अवेयरनेस, डेवलपिंग अंडरस्टैंडिंग, है ना, अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना, टेकिंग एक्शंस फॉर चेंज, और क्रिएटिंग अवेयरनेस। तो तीन चीजें क्या होती हैं, तो अवेयरनेस बताना, कोई चीज न्यू चीज चेंजेस, कोई भी न्यू चीज आती है तो अवेयरनेस कराते हैं, कोई अंडरस्टैंडिंग समझाना चीजों को कैसे होगा, या फिर कोई जब नया चेंज आता है, चेंज मतलब कि जो पहले से, जैसे कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल, अनकन्वेंशनल हमने पढ़ा था ना, कि जो आगे ऑल्टरनेटिव एजुकेशन वगैरह न्यू तरीके की चीजें आ रही हैं, तो उनको बीच में जो डिफरेंस आ रहा है, तो उसको बोलते हैं टेकिंग एक्शन फॉर चेंज। तो यहाँ पे हम उनको डिफरेंस समझाते हैं। यस, हमारा अभी तक यूनिट 1 और यूनिट 2 कंप्लीट हो चुका है, यूनिट 3 हम कर रहे हैं, प्रैक्टिसिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो अब रिसर्च एंड डेवलपमेंट को किस तरीके से प्रैक्टिस किया जाए, इसमें है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। तो इसमें क्या क्या पॉइंट्स कवर हैं, एजुकेशन, रिसर्च एंड डेवलपमेंट, द कंसेप्ट, और ये टॉपिक कवर है इसमें। हम आगे बढ़ते हैं इसमें। यस, ये चीजें इसमें कवर होंगी। यस, इंट्रोडक्शंस, इसको भी स्किप कर देते हैं, टॉपिक्स जितनी चीजें हैं इसमें, कंसेप्ट को स्किप कर देते हैं, डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर पर आते हैं हम। यस, क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द रिसर्च एंड डेवलपमेंट इन एजुकेशन। एजुकेशन के अंदर रिसर्च एंड डेवलपमेंट क्या होता है, एजुकेशन के फॉर्मेट को आप तो देख ही रहे हो, जैसे अभी ये ऑनलाइन लर्निंग है, ग्रैब अप स्किल्स क्या है, आपकी ऑनलाइन लर्निंग प्लेटफॉर्म है, तो आपने ये भी एक देखा, चेंजेस देखा कि नाउ डेज वी आर शिफ्टिंग टू ऑनलाइन लर्निंग। तो यस, आपका इसका क्या आंसर होगा, आप बताएं। यस, रीड करें। Research and development in education is a process to develop and validate educational products. The educational products can be curriculum, books, modulars, and learning aids, as well as programs, strategies, or models for education, training, guidance, management, etc. यस, तो रिसर्च एंड डेवलपमेंट एजुकेशन का प्रोसेस का मतलब क्या था, वैलिडेट एजुकेशन प्रोडक्ट्स को लेकर के है। एजुकेशन प्रोडक्ट कैन बी करिकुलम, जो भी हो सकता है, बुक्स वगैरह, मॉड्यूल्स वगैरह, या लर्निंग एड्स वगैरह, यानी कि लर्निंग के क्या क्या मीडियम हो सकते हैं, बुक्स का मटेरियल या मॉड्यूल्स वगैरह, प्रोग्राम्स, ये सब चीजें हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, रिसर्च कर सकते हैं, और एजुकेशन, ट्रेनिंग, गाइडेंस एंड मैनेजमेंट, ये सारी चीजें ओवरऑल रिसर्च का पार्ट बनती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 क्लियर हो गया, और आंसर भी इसका साथ के साथ क्लियर कर रहे हैं हम, क्वेश्चंस के साथ क्वेश्चंस पढ़ रहे हैं, फिर देन उसका आंसर भी कर रहे हैं कवर। व्हाट आर द मेन स्टेप फॉर द रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस, तो कौन कौन से ऐसे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं, कवर होते हैं, तो वो मेन स्टेप सीक्वेंस में बता सकते हैं इसको, जैसे आपको याद हो जाए वैसे आप बता सकते हैं। यस प्लीज। Major steps for research and development process. Research and information collection, planning, developing preliminary form of product, preliminary field testing, revising main field testing, revising operational product, operational field testing, revising final product, and the last, disseminating and implementing. यस, दीज आर द मेजर स्टेप्स फॉर रिसर्च एंड डेवलपमेंट प्रोसेस में ये होता है, पहले हम रिसर्च करते हैं, कुछ इन्फॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं, ठीक है, देन उसकी प्लानिंग करते हैं, देन डेवलपमेंट, ये चीज आगे हम कवर करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 कवर करते हैं, व्हाट आर द इंपॉर्टेंट ऑफ वेरिएबल स्टडीज फॉर रिसर्च ऑन ऑन क्लासरूम सिचुएशंस, क्लासरूम सिचुएशंस के अंदर कौन कौन से इंपॉर्टेंट वेरिएबल्स होते हैं। यस, इसका आंसर।
Every classroom situation is different. Teaching learning strategies, communication systems, classroom environment, classroom management, classroom assessment strategies, etc. are some of the vital variables to be studied for research in classroom situations. जी, थैंक यू। तो ये आपने इसमें क्वेश्चन नंबर 3 कवर कर लिया है। एवरी क्लासरूम सिचुएशंस हमेशा क्या होती है, सभी चीजें डिफरेंट होती हैं और कम्युनिकेशन सिस्टम या क्लास का एनवायरनमेंट एवरीथिंग क्या होता है, सिचुएशन होता है। दीज आर द वेरिएबल्स होते हैं। वेरिएबल मतलब वेरी करते हैं, क्लास टू क्लास क्या करते हैं, वेरी करते हैं, जिसको हम बोलते हैं वेरिएबल। तो ये आपने क्लास टू क्लास कर लिया। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, व्हाट आर द रिसर्च मेथड्स, रिसर्च मेथड कौन से होते हैं यूज फॉर डूइंग रिसर्च ऑन अ क्लासरूम सिचुएशंस। क्लासरूम सिचुएशंस को रीड करते समय कौन कौन से मेथड्स हो सकते हैं उनको बताना है। There are various research methods and techniques to research classroom situations. These encompass contextualized action research, field-based research, evaluation of educational projects and schemes, experimental projects, ex post facto studies, trend studies, and theory building. यस, तो दीज आर द डिफरेंट मेथड। हमने क्लासरूम स्टडीज को जो टेक्निक्स होती है तो उनको लेकर के हमने डिफरेंट चीजों को हमने थोड़ा सा अलग डिफरेंट कलर में हाईलाइट करने की कोशिश करी है। तो आप देख लीजिए, ये कुछ हमने डिफरेंट कलर में अलग अलग इन चीजों को, यस, तो दीज आर द डिफरेंट मेथड है, इनको हमने कवर किया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखें। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर फाइल्ड बेस्ड प्रैक्टिसेस, फील्ड बेस्ड प्रैक्टिसेस या फाइल्ड बेस्ड प्रैक्टिस बोलते हैं, फाइल बेस्ड प्रैक्टिसेस। क्वेश्चन नंबर 5 है, व्हाट आर फाइल्ड बेस्ड प्रैक्टिसेस, देन यस इसका आंसर। File-based practices are the practices that occur in natural settings or environments. The educational researchers might be interested in collecting data about the present status of pedagogy, pedagogical practices, assessment practices, school management practices, professional development practices, and the like in school education. Yes, education, various education levels. Okay, yes, these are the file based practices को अच्छे से आपने इसको समझाया, thank you। how data are collected for survey research, how data are collected, for survey research for knowing the status of field based practice, ये इसको बताना था। yes, field based practice को, yes। The educational researchers may collect data for survey research for knowing the status of field-based practices through questionnaires administered via mail questionnaire, personal interview, telephonic interview, electronic mail survey, internet survey, focus groups or so. जी, थैंक यू। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। ब्रीफली डिस्क्राइब द रिसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द असेसिंग द एजुकेशनल प्रोसेस। तो रिसीविंग रिसिपिएंट, ब्रीफली डिस्क्राइब द रिसिपिएंट्स पॉइंट ऑफ व्यू फॉर द असेसिंग द एजुकेशनल प्रोजेक्ट जो होते हैं उनको आपने एजुकेशन रिसिपिएंट पॉइंट ऑफ व्यू से बताना है। यस। From the recipient's point of view, the researchers assess the development of the educational project with suggestive improvements. The researcher may also follow up on whether the beneficiary population will continue to receive the service of the project after its completion. The sustainability of the impact of the intervention is evaluated by applying a participatory evaluation approach which involves stakeholder contribution to the evaluation of the project. Thank you. Question number 7 cover हो गया. Now question number 8. In what ways researchers can evaluate educational project or scheme? What kind of research will help to understand the characteristic of individuals? Question number 9 और 10 देख लीजिए एक बार. What kind of yes, पहले question number 9 करते हैं cover. What kind of research will help understand the characteristics of individual? तो इंडिविजुअल किसी भी स्टूडेंट के बारे में बात हो रही होगी, है ना। तो या जब भी रिसर्च करते हैं तो व्हाट काइंड ऑफ रिसर्च विल हेल्प टू अंडरस्टैंड द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ इंडिविजुअल। यस, इसका आंसर। Case studies can be conducted to deeply analyze the behavior and characteristics of the individuals. Correlation studies can be undertaken to assess the association between two or more variables, characteristics of the individuals. Longitudinal or
cross-sectional investigations may enhance our understanding of the development of a single characteristics or the association between two variables characteristics of the individuals at various stages of development. How can ethnography be useful for identifying group characteristics? How can ethnography be useful for identifying group characteristics? ये क्वेश्चन है. Yes. Ethnography helps to understand interactions among the participants of the group from the standpoint of social relations. It helps portray the culture of a group and its silent characteristics. Ethnography extends examining the behavior of the participants in a certain specific social situation and also understanding their interpretation of social educational phenomena. Question number 11 है, briefly describe the design. Yes, question number 11 है, briefly describe the design based research. इसको आपने briefly बताना है. Design-based research can also be employed to analyze the current real-world educational problems and design and develop educational interventions based on the principles of existing theories by researchers and practitioners in collaboration, and then implement and evaluate it for their improvement. जी, क्वेश्चन नंबर 11 कवर हो गया हमारा. क्वेश्चन नंबर 12 है, ब्रीफली डिस्क्राइब द स्टेप इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ असेसिंग द करिकुलम फ्रेमवर्क. तो यहाँ पे क्या है, आपको ब्रीफली क्या डिस्क्राइब करना है, स्टेप्स इन्वॉल्व इन प्रोसेस ऑफ, कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं जब हम करिकुलम फ्रेमवर्क को असेस करते हैं. यस, बताएं सारे स्टेप्स. To assess a curriculum framework, following the process of assessment involving as many as 4 steps can be adopted: need assessment, monitoring, terminal assessment, and decision making. यस, थैंक यू. यहाँ तक हमने जो कवर किया, सारे जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कवर किए वो हमारे यूनिट 3 तक थे. अब हम यूनिट 4 कर रहे हैं. यूनिट 4 हमारा क्या है, एजुकेशन एंड पॉलिसीज. जो हम बात कर रहे थे कि हम कॉन्स्टिट्यूशन से कैसे हम पॉलिसीज कैसे कवर होती हैं और पार्लियामेंट से कितना हमारा गवर्न होता है, वो सारी चीज इसमें कवर कर रखी हैं और चीजें इसमें हैं. बट हम डायरेक्ट कहाँ पे जाएंगे, क्वेश्चंस पर जाते हैं. यस, how education is related to the constitutions of India. So how education is related to the constitutions of India. Yes, मैं right pronunciation कर रहा हूँ ना. Yes, इसका आंसर. In various articles of Constitution of India, many provisions are made for educating the nation as a whole, and in particular special provisions toward different groups, sections, and communities of the society. The educational policies of the country reflect the educational provisions of the Constitution. In this way, education and Constitution are related to each other. ओके, थैंक यू. अब हम क्वेश्चन नंबर 1 कवर हो गया. यस, विच कॉन्स्टिट्यूशंस राइट विल फॉलोइंग द सिचुएशन वायलेट. आपको इसमें से देख के बताना है कि इसमें से आपको क्या लगता है कि कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है जो वायलेट हो रहा है. वायलेट मतलब होता है आपका हनन हो रहा है. कौन से कानून का आपको हनन लगता है. एक एग्जांपल नंबर 1 में देखते हैं. इफ अ 10-year-old चाइल्ड, एक 10 साल का बच्चा, वर्किंग इन अ फैक्ट्री में काम करता है, मैन्युफैक्चरिंग कारपेट मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है काम, तो अब आप बता सकते हैं कि कौन सा कानून का हनन हो रहा है. या राइट टू एजुकेशन है, या एंटी लेबर लॉ है, या चाइल्ड लेबर है. तो कौन सा कानून लग रहा है इसमें, ये बताना है. क्वेश्चन नंबर एक बार सेकंड भी पढ़ लेते हैं. इफ अ ग्रुप ऑफ पीपल आर नॉट परमिटेड टू ओपन अ बंगाली मीडियम स्कूल इन कर्नाटका. कई बार ऐसा होता है ना, कर्नाटक में आप बंगाली मीडियम स्कूल खोलना चाहते हो तो बट कर्नाटक गवर्नमेंट अलाउ नहीं करती है. तो ये भी एक राइट होता है कि आपको अपनी भाषा में पढ़ने की स्वतंत्रता है, आप कोई किसी भाषा में पढ़ सकते हो. तो कर्नाटका में आप बंगाली स्कूल, किसी भी हो सकता है ना, किसी भी स्टेट में कोई दूसरी लैंग्वेज की स्कूल. ठीक है. यस,
क्वेश्चन नंबर 3 है, तो यहाँ पे कौन सा आपको कौन सा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट जो है वायलेट हो रहा है ये बताना है। तीन एग्जांपल हैं। बेस्ड ऑन द कास्ट और रिलीजन इफ अ चाइल्ड इज डिनाइड एडमिशन इन अ इंस्टीट्यूशंस, होता है ना किसी भी इंस्टीट्यूट में कास्ट और रिलीजन के बेसिस पे भी हो सकता है डिनाइड कर दिया जाए उस बच्चे को कि आप तो, हमारे जो स्कूल है वो थोड़ा डिफरेंट कैटेगरी का है, कम्युनिटी का है, आप थोड़ी डिफरेंट कम्युनिटी के हो तो आपको हम एडमिशन नहीं देंगे। तो ऐसा कुछ होता है तो एंजॉय द फंड्स फ्रॉम द स्टेट गवर्नमेंट। और वो इंस्टीट्यूट जैसे फॉर एग्जांपल ये ग्रैब अप स्किल्स है, क्योंकि ये अभी क्या है, ग्रैब अप स्किल्स क्या है, एक प्राइवेट है, ग्रैब अप स्किल्स अभी प्राइवेट है। अगर मान लो ये क्या होता, फंडेड होता स्टेट गवर्नमेंट से, यानी कि देखो यहाँ पे लिखा हुआ है स्टेट गवर्नमेंट, जो नोटिस करने वाली बात है वो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। स्टेट गवर्नमेंट से अगर फंड मिला होता ग्रैब अप स्किल्स को, तो फिर मैं किसी भी चीज को किसी को भी मना नहीं कर पाता। अदरवाइज में किसी कम्युनिटी के बेस पे स्कूल खुल जाते हैं, काफी सारे स्कूल खुले हुए हैं कम्युनिटी बेस पर, बट अगर स्टेट गवर्नमेंट से फंड मिल रहा है तो फिर स्टेट गवर्नमेंट, तो फिर ये कॉन्स्टिट्यूशन सारे रूल्स होंगे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के, सारे रूल एप्लीकेबल होंगे। क्वेश्चन नंबर जल्दी कवर करते हैं काफी अभी। हाँ यस, एक बार मैं बाकी स्टूडेंट से पूछ लूँ। ये समीर जी, क्या नाम है, कौन सी क्लास, इंग्लिश इन डेली लाइफ या BHDLA? हम 10 मिनट में स्टार्ट करें समीर जी। चलिए हम बाकी जो सब्जेक्ट है उसको 10 मिनट में स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 2 है वो नहीं कर पाए अभी हम, क्योंकि एग्जैक्ट आंसर उसमें क्या था वो मुझे ध्यान में नहीं है अभी। क्योंकि चाइल्ड लेबर, मुझे लगता है इसमें चाइल्ड लेबर होता है, इसमें कुछ राइट टू आर्टिकल अब आप पढ़ोगे ना, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जितने आर्टिकल हैं वो हमारे एजुकेशन से रिलेटेड जो भी है, तो उसमें आप अगर पढ़ोगे तो उसमें आपको आर्टिकल मिल जाएगा कौन सा आर्टिकल है और किस टॉपिक पर है वो। क्वेश्चन नंबर आगे बढ़े दीक्षा जी। Yes, sir. ओके यस। जी हम आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है, how implementations of educational policies are important as formations of educational policies explain। ये बताना है कि कोई भी पॉलिसीज आती है ना, एजुकेशन पॉलिसीज गवर्नमेंट की आती है, इस पार्लियामेंट से आती है, तो उसको इम्प्लीमेंट करना या फॉर्मेशंस ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज या बनाना को कितना ज्यादा इम्प्लीमेंट करना, क्या बताना है इसमें हमें, पॉलिसीज आर इम्पोर्टेंट है। क्वेश्चन एक बार अगेन रीड कीजिए, हाउ इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एजुकेशन पॉलिसीज आर इंपॉर्टेंट, यानी कि जो एजुकेशन पॉलिसीज आ रही हैं उसको इम्प्लीमेंट करना कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है एज फॉर्मेशन ऑफ एजुकेशनल पॉलिसीज। तो जितने एजुकेशन पॉलिसीज बन रही हैं, बनने से ज्यादा उसको इम्प्लीमेंट होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, आप अग्री करते हो दीक्षा जी? फॉर एग्जाम्पल राइट टू एजुकेशन है, हर बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, पढ़ना चाहिए, लेकिन अभी भी हम देखते हैं काफी सारे स्टूडेंट ड्रॉप आउट स्टूडेंट है जो 5वीं 10वीं 8वीं तक ही पढ़ पाते हैं। तो ये एक Yes. रीजन है, इसका आंसर बताएं। यस। Only formation of the education policies and schemes are not enough, as the purpose of any policy is to provide the facilities to the stakeholders. Is therefore all three aspects of any policy and scheme, such as planning, execution, and evaluation, are important. The success of any educational policy depends upon its proper implementation. इसमें क्या कहा गया है, इसमें यही बात कही गई है कि कोई भी एजुकेशन पॉलिसीज सक्सेस तब होगी जब वो पॉलिसी फॉर्मेशन करना होता है बनाना, और इम्प्लीमेंटेशन करना होता है उसको लागू करना। तो बनाना तो उतना ठीक है, अच्छी बात है बनाए, लेकिन फिर लागू करना भी उतना ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अच्छे से लागू हो जाए वो, ठीक है। आगे ये क्वेश्चन हो गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, पॉलिटिकल सपोर्ट एंड एडिक्वेट फाइनेंशियल, क्वेश्चन नंबर 4 करना है ना अभी हमने। क्वेश्चन नंबर 4 है, लिस्ट आउट द सिग्निफिकेंट इश्यूज ऑफ प्रिपेयरिंग अ प्लान फॉर एजुकेशन एंड एजुकेशन पॉलिसीज। तो उसमें कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती है वो बताना है। लिस्ट आउट द सिग्निफिकेंट इश्यूज, कौन कौन से सिग्निफिकेंट इश्यूज हैं जो किसी प्लान को लागू करते समय प्रॉब्लम आती है। तो इसमें पहला है पॉलिटिकल सपोर्ट एंड एडुकेट फाइनेंशियल अलोकेशन। एक तो पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं मिलता, फॉर एग्जांपल मैं कोई एजुकेशन पॉलिसी लेके आ रहा हूँ तो सारी पार्टियां या जो भी मेजर सब लोग एक साथ एक ही चीज नहीं करते ना, होता है ऐसा कि सब लोग एक ही राय में होते हैं। फॉर एग्जांपल मैं इंग्लिश की बात करूंगा तो कोई कहेंगे नहीं पंजाबी पढ़ाओ, अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज के स्टूडेंट होंगे। तो इसमें एजुकेशन क्या है, एडुकेट फाइनेंशियल अलोकेशन। एडुकेट फाइनेंशियल अलोकेशन यानी कि फंड, फाइनेंशियल की बात कर रहे हैं, यानी कि पैसा, उतना पैसा भी लगना चाहिए, क्योंकि हमारे कंट्रीज में भी जैसा डिफेंस में यूज होता है, हेल्थ में यूज होता है,
एजुकेशन के ऊपर यूज होता है, और डेवलपमेंट के काफी सारे प्रोग्राम्स चलाते हैं सरकार, तो उसमें भी पैसा बहुत सारा लग जाता है। तो ये चीज एक प्रॉब्लम की तरह है, चैलेंजेस की तरह है। क्वेश्चन नंबर 5 करते हैं, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग फॉर द इफेक्टिव एजुकेशन ऑफ पॉलिसीज एंड स्कीम फॉर एजुकेशन। क्वेश्चन नंबर 5 है, इसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 अब इसका आंसर है, तो क्वेश्चन नंबर अगेन मैं रीड कर रहा हूँ, एक्सप्लेन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट्रलाइज्ड प्लानिंग। सेंट्रलाइज प्लानिंग मतलब एक ही जगह पे बैठा हूं, मैं ही सारे डिसीजन ले रहा हूं, और डिसेंट्रलाइज प्लानिंग होता है डिफरेंट पर्सन अलग अलग स्टेट पे डिसीजन लेते हैं। इफेक्टिव एग्जीक्यूशन ऑफ पॉलिसीज, पॉलिसीज का इफेक्टिव एग्जीक्यूट करना, और स्कीम फॉर एजुकेशन। यस आंसर। Decentralized planning means involving all the stakeholders in the planning and execution of the policies and schemes. To make the beneficiary avail the facilities, the flow of any policies and schemes of education follow a decentralized strategy, such as it moves from the central government to different state governments, followed by the district education department, and further it reaches the school. यस तो जैसे हमने बात करी थी स्टेक होल्डर, यहाँ पे वर्ड यूज हो रखा है, तो उसमें स्टेक होल्डर्स में क्या होंगे, टीचर्स हो गए, डिपार्टमेंट हो गए डिफरेंट, जिनको एक्चुअली में इंप्लीमेंट करना है, वो सारे स्कूल्स, यूनिवर्सिटीज, तो इसमें सब लोगों का पार्टिसिपेशन लेना चाहिए। तो यहाँ पे डिसेंट्रलाइज का मतलब है कि कोई भी पॉलिसी या डिसीजन लेते समय सबको इन्वॉल्व करना चाहिए, ये नहीं कि अकेले ही सारे डिसीजन लेने हैं। और इसमें स्टूडेंट, पेरेंट, टीचर, जो भी चीज आते हैं सब लोग इसमें इन्वॉल्व होंगे। क्वेश्चन नंबर 5 समझ में आ गया होगा आई होप। अब नाउ क्वेश्चन नंबर 5 के बाद क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ देखते हैं। what is the main purpose for evaluations of schemes of policies of education? मैं अगेन रीड करता हूँ, what is the main purpose of evaluations of schemes? स्कीम्स बनाने के बाद उसको इवेल्युएट भी करते हैं। फॉर एग्जांपल आप क्वेश्चन पेपर जब आप एग्जाम देने जा रहे हैं, अभी आप एग्जाम लिखने के बाद क्या करते हो, एक बार वापस से इवेल्युएट करते हो कि कुछ मिस्टेक तो नहीं है। तो ऐसी पॉलिसीज ऑफ एजुकेशन जब आती हैं तो उसको अब वापस हम इवेल्युएट भी करते हैं। ठीक है, तो वही क्वेश्चन नंबर 6 है।